नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल डिफरेंट स्ट्रोक्स में। आज हम बात करेंगे सम बेसिक डेफिनेशंस और सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ इंग्लिश ग्रामेटिकल वर्ड्स। वीडियो शुरू करने से पहले आपको मैं अपने बचपन की कहानी बताना चाहता हूँ। सर क्लास में पढ़ा रहते थे तो बोलते थे, मैं घर जाऊँगा, सब्जेक्ट प्लस विल प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। अब मुझे सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट और V1 ये पता ही नहीं था। उसी तरह से इस सेंटेंस में सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट अलग करो, तो सब्जेक्ट मुझे मालूम हो गया तो प्रेडिकेट नहीं मालूम हो पाता था। क्लास में कोई बच्चा उठकर बोलता था डिटरमाइनर पढ़ा दीजिए, या फर्स्ट पर्सन के साथ ये लगेगा, सेकंड पर्सन के साथ वो लगेगा, थर्ड पर्सन के साथ एस या ईएस लगता है। तो थर्ड पर्सन क्या है, फर्स्ट पर्सन क्या है, वो मुझे समझ में नहीं आता था। कभी बोलते थे लोग फ्रेज क्या है, क्लाउज क्या है, क्लाउज में मुझे समझ में नहीं आता था कि आखिर ये सब हो क्या रहा है मेरे साथ। एक्शन वर्ड क्या है, मॉडल वर्ब्स क्या है, ट्रांजिटिव क्या है, इंट्रांजिटिव क्या है, रेगुलर क्या है, नॉन फाइनाइट क्या है, क्लाउज क्या है, ये सारे वर्ड्स आपको अंग्रेजी ट्रांसलेशन और ग्रामर पढ़ने के क्रम में अक्सर ये आएंगे। जब आप नरेशन बनाएंगे, जब आप टेंस बनाएंगे, एक्टिव से पैसिव में बदलेंगे, तो आपको इन सारे तकलीफों से गुजरना पड़ेगा। आपको समझ में नहीं आएगा कि जो वर्ड्स बोले जा रहे हैं उस वर्ड्स का आखिर मतलब क्या है। तो आज हम लगभग जितने भी ग्रामर के वर्ड्स हैं जिसको हम डिफाइन कर सकते हैं एक दो लाइन में, जिसको हम एक दो लाइन में समझने का प्रयास कर सकते हैं, उसको आज हम प्रयास करेंगे। तो शुरू करते हैं बेसिक डेफिनेशन ऑफ इंग्लिश ग्रामर वर्ड्स। लेटर या अल्फ़ाबेट। दोस्तों, लेटर या अल्फ़ाबेट किसको कहते हैं? देखिए, कोई भी शब्द जो बनता है वह अल्फ़ाबेट से बनता है। जैसे हम कहेंगे बॉय, तो बॉय में 3 अल्फ़ाबेट्स हैं, BOY। तो अल्फ़ाबेट क्या है? वर्णमाला हिंदी में कहेंगे A से लेकर Z तक, यानी 26 लेटर्स हैं, उसी को हम अल्फ़ाबेट्स कहते हैं, उसी को लेटर्स कहते हैं। एक्चुअली अल्फ़ाबेट्स जो है वो अल्फ़ा और बीटा से बना है। अल्फ़ा और बीटा ग्रीक अल्फ़ाबेट का पहला 2 लेटर है, A और B, यानी अल्फ़ा और बीटा। तो उस दोनों को जोड़ दिया तो अल्फ़ाबेट्स बन गया। अंग्रेजी वर्णमाला में 26 अल्फ़ाबेट्स होते हैं। A से लेकर Z तक अगर आप काउंट करेंगे तो 26 अल्फ़ाबेट्स आपको मिल जाएंगे। तो लेटर्स एंड अल्फ़ाबेट्स बहुत आसान है। आगे बढ़ते हैं। वर्ड। वर्ड क्या है? एक शब्द अगर कहेंगे कि शब्द की क्या परिभाषा हो सकती है, हाउ विल यू डिफाइन अ वर्ड? तो डेफिनेशन होगा, इफ वी अरेंज अल्फ़ाबेट और अल्फ़ाबेट्स इन मीनिंगफुल वे देन वर्ड इज फॉर्म्ड। अगर हम अल्फ़ाबेट या अल्फ़ाबेट्स को एक सही क्रम में सजाएंगे तो वो वर्ड बनेगा। एग्जाम्पल के तौर पे लेते हैं। मान लीजिए हमने कहा BOOK, तो BOOK को हमने B को पहले रखा, O को उसके बाद रखा और K को लास्ट में रखा। अगर हम उसको उल्टा लिखते हैं KOOB, तो उसका कोई मीनिंग नहीं निकलता है। यानी इसका मतलब ये हुआ कि हम अल्फ़ाबेट को अरेंज तो करेंगे, लेकिन अगर मीनिंगफुल वे में अरेंज करेंगे तो वो वर्ड बन जाएगा। एक या उससे अधिक वर्णमाला या लेटर्स को अगर सार्थक रूप में सजाया जाए तो वो शब्द कहलाता है। सब्जेक्ट। अक्सर ग्रामर और ट्रांसलेशन के चैप्टर्स को बनाते समय सब्जेक्ट नामक वर्ड से हमारा सामना होता है। सब्जेक्ट क्या है? तो देखिए, कोई भी सेंटेंस लीजिए आप, जैसे ही ईट्स अ मैंगो, तो इसमें किसकी बात की गई है, यानी कर्ता कौन है? हु इज द डूअर इन द सेंटेंस? इस सेंटेंस में डूअर है ही, यानी वह। तो ही क्या हो गया? यहाँ पे सब्जेक्ट हो जाएगा। सिंपल टर्म्स में अगर अंग्रेजी में कहें, इन सिंपल टर्म्स द डूअर इन सेंटेंस इज कॉल्ड सब्जेक्ट। सेंटेंस में जो डूअर होगा उनको सब्जेक्ट कहेंगे। इन अदर वर्ड्स में कहें तो अबाउट हुम द सेंटेंस इज सेड, जिसके बारे में सेंटेंस में कहा गया हो, या अबाउट हुम वी आर टॉकिंग इन द सेंटेंस, या किनके बारे में हम सेंटेंस में बात करते हैं, इज कॉल्ड सब्जेक्ट। जैसे ही ईट्स अ मैंगो, यहाँ ही विल बी द सब्जेक्ट। प्रीडिकेट। सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट मैंने स्पेशल चैप्टर भी बनाया था, मेरे चैनल पे आप जाएंगे तो आपको मिल जाएगा। फिर भी चूंकि हम सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स एंड डेफिनेशंस ऑफ ग्रामेटिकल वर्ड्स पढ़ रहे हैं, तो आज हम उसको भी हमने शामिल कर लिया है। प्रेडिकेट। प्रेडिकेट क्या है? इन अ सेंटेंस एनीथिंग दैट इज सेड अबाउट सब्जेक्ट इज कॉल्ड प्रेडिकेट। यानी कोई भी सेंटेंस में जो सब्जेक्ट के बारे में जो भी बात कही गई हो वह प्रेडिकेट है।
मान लीजिए हमने कहा राम ईट्स अ मैंगो, तो राम के बारे में क्या बात कही गई है, ईट्स अ मैंगो। तो राम को सब्जेक्ट अगर हमने सेपरेट कर लिया उस सेंटेंस से तो ईट्स अ मैंगो प्रेडिकेट हो जाएगा। यानी सब्जेक्ट के बारे में जो भी बात कही जाए या सब्जेक्ट के लिए जो भी बात कही जाए उसे ही प्रेडिकेट कहते हैं। जैसे ही ईट्स अ मैंगो, ही सब्जेक्ट है, ईट्स अ मैंगो प्रेडिकेट हो गया। कभी कभी प्रेडिकेट छुपे हुए भी होते हैं, पता नहीं चलते हैं, वाक्य में दिखते नहीं हैं। जैसे हमने कहा कम, तो कम एक कमांड है, यानी कम एक ऑर्डर है, किसी को हमने ऑर्डर किया कम इधर आओ। या फिर हमने किसी को कहा कम हियर, तो कम हियर किसको कहा, यू को कहा। तो यहाँ पर यू क्या हो जाएगा, हिडन सब्जेक्ट हो गया इस सेंटेंस में, जो सेंटेंस है कम हियर। तो कम हियर में यू एक हिडन सब्जेक्ट हुआ। तो कभी कभी किसी सेंटेंस में आपको हिडन भी मिल जाएगा सब्जेक्ट के रूप में, सब्जेक्ट छुपा हुआ मिल जाएगा, आपको उसमें अपने कॉमन सेंस के आधार पे उस सब्जेक्ट को बाहर निकालना है और रेस्ट ऑफ द पार्ट जो सेंटेंस का होगा वो प्रेडिकेट हो जाएगा। अब आते हैं फ्रेज किसको कहते हैं। फ्रेज का मतलब है शब्दों का ऐसा समूह जिसमें सब्जेक्ट और वर्ब होता ही नहीं है। फ्रेज क्या है, ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड्स है जिसमें सब्जेक्ट और वर्ब नहीं होता है। वह लार्जर सेंटेंस का पार्ट होगा, बड़े सेंटेंस का छोटा सा पार्ट होगा। तो सेंटेंस से अलग कर दे तो उसका मीनिंग भी होगा बट कंप्लीट सेंस नहीं देगा। जैसे हमने कहा ही ड्रोव द कार एट द ग्रेट स्पीड, तो एट द ग्रेट स्पीड को अगर हम सेपरेट करते हैं तो एक ये फ्रेज हो गया, जो कि अगर हम मीनिंग निकालते हैं तो एट द ग्रेट स्पीड सेंस तो निकल रहा है बट कंप्लीट सेंस नहीं दे रहा है। तो हमने ऑलरेडी पढ़ा फ्रेज क्या है, ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड्स है जिसमें सब्जेक्ट और वर्ब नहीं होता है बट उसको सेंटेंस से अलग कर दें तो उसका मीनिंग निकलता है बट कंप्लीट मीनिंग नहीं निकलता है। इसको समझिए आप ऐसे, वाक्यांश या वाक्य का छोटा सा अंश है वह, जिसे हम फ्रेज कहते हैं। यानी हिंदी में कहें तो किसी वाक्य से जुड़े शब्दों का वह समूह जिसे यदि वाक्य से अलग कर भी दे तो वह आधा अधूरा अर्थ तो देता है लेकिन पूरा अर्थ उस वाक्य से जुड़कर ही उसका स्पष्ट होता है। फ्रेज में सब्जेक्ट और वर्ब का अभाव होता है, फ्रेज में सब्जेक्ट और वर्ब नहीं होता है। अब आते हैं क्लॉज। क्लॉज यानी उपवाक्य, वाक्य का दूसरा पार्ट या पहला पार्ट, यानी वाक्य का ही एक पार्ट होगा वो, यानी बड़े वाक्य का हिस्सा है लेकिन अगर उसको वाक्य से अलग भी कर दें तो उसका स्वतंत्र अर्थ निकलता है, अपना इंडिपेंडेंट मीनिंग होता है। फ्रेज में ऐसी बात नहीं थी। फ्रेज में हमने पढ़ा कि अगर फ्रेज को वाक्य से अलग भी कर दें तो उसका कंप्लीट मीनिंग नहीं निकलता है। लेकिन क्लॉज में अगर हम वाक्य से क्लॉज को अलग भी कर दें, क्लॉज भी क्या होगा, वाक्य का पार्ट होगा बट उसको वाक्य से अलग करके देखें तो भी उसका एक मीनिंग निकलता है। जैसे हमने कहा, एग्जाम्पल के तौर पे आप समझिए इसको, आई वेंट बैक टू माई होम बिकॉज आई कुड नॉट वेट फॉर द बस, यानी मैं बस के लिए वेट नहीं कर सकता था, मैं बस के लिए और ज़्यादा वेट नहीं कर सकता था, इसी के लिए मैं घर लौट आया। आई वेंट बैक टू होम एक क्लॉज हो गया। दूसरा क्लॉज हुआ आई कुड नॉट वेट फॉर द बस, मैं बस के लिए वेट नहीं कर सका। तो दोनों क्लॉज को भी अलग कर देते हैं तो हम देखते हैं कि दोनों का अपना अपना मीनिंग निकल रहा है। जैसे इस सेंटेंस का पहला पार्ट है आई वेंट बैक टू माई होम और दूसरा पार्ट है आई कुडंट वेट फॉर द बस एनी लॉन्गर, आई कुड नॉट वेट फॉर द बस। अब आते हैं मॉडिफायर। व्हाट इज मॉडिफायर? मॉडिफायर एक वर्ड है या फ्रेज है या क्लॉज हो सकता है जो एडजेक्टिव के रूप में या एडवर्ब के रूप में सेंटेंस में काम करता है और हमें अनदर वर्ड या ग्रुप ऑफ वर्ड के बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन देता है। इसको बेहतर रूप से एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं। जैसे देखिए, ही वॉक्स एवरी डे, तो वॉक्स कब? एवरी डे। तो एवरी डे क्या हो गया? एडवर्ब के रूप में काम आया, एडवर्ब के रूप में यूज हुआ बट उसको बोलेंगे एडवर्बियल मॉडिफायर। तो मॉडिफायर आप मोटे तौर पे ये समझ लीजिए कि विशेषण है या क्रिया विशेषण है यानी एडजेक्टिव है या एडवर्ब है
जिसके रूप में वह किसी अन्य फ्रेज या शब्द या उपवाक्य से जुड़ा हो और उसको मॉडिफाई कर रहा हो। जैसे अलार्म क्लॉक में अलार्म क्या हो गया, एक मॉडिफायर हो गया। उसी तरह से हमने पढ़ा ही वर्क्स एवरीडे में एवरीडे क्या हो गया, एक मॉडिफायर हो गया। डिटरमाइनर क्या है, देखिए डिटरमाइनर का मतलब होता है जो डिटरमाइन करता है, जो लिमिट करता है मीनिंग को। डिटरमाइनर कोई भी हो सकता है, एक नंबर हो सकता है, आर्टिकल हो सकता है, पॉजेसिव हो सकता है। जैसे अगर हमने कहा देयर ब्लैक कैट, देयर मतलब उन लोगों का, देयर ब्लैक कैट एक डिटरमाइनर हुआ, देयर देयर क्या हुआ, एक डिटरमाइनर हुआ। किनका ब्लैक कैट, उन लोगों का ब्लैक कैट। इसी के लिए देयर शब्द है वह ब्लैक कैट को डिटरमाइन कर रहा है, स्पेसिफाई कर रहा है। अब आते हैं पर्सन। पर्सन क्या है, पर्सन मतलब होता है व्यक्ति, पुरुष। पुरुष मतलब पुरुष या महिला नहीं, कोई भी पुरुष, महिला भी हो सकता है, जानवर भी हो सकता है। पुरुष का यहाँ, पर्सन का यहाँ मतलब किसी व्यक्ति से केवल नहीं है, वह कोई भी सजीव पदार्थ हो सकता, सजीव चीज़ हो सकता है या कोई भी चीज़ हो सकता है। जैसे फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन हो, फर्स्ट पर्सन मतलब बोलने वाला। जैसे बोलता कौन है, तो मैं बोल रहा हूँ या हम सभी बोल रहे हैं, तो बोलने वाला स्पीकर इज फर्स्ट पर्सन। सेकेंड पर्सन टू हुम द स्पीकर स्पीक्स, यानी जिससे स्पीकर सामने वाला जो है वो बात कर रहा हो। जैसे हम किससे बात करेंगे, तो तुम यानी यू से बात करेंगे, या तुम लोगों से बात करेंगे, या आप लोगों से बात करेंगे, तो यू क्या हो गया, सेकेंड पर्सन हो गया। थर्ड पर्सन whom the speaker is referring to, यानी स्पीकर किनको पॉइंट आउट करके बोल रहा है। स्पीकर यहाँ पर किसके बारे में बोल रहा है, जिसके बारे में बात किया जाए वही थर्ड पर्सन होता है। जैसे ही के बारे में हम बात कर सकते हैं, शी के बारे में बात कर सकते हैं, राम मोहन सोहन या किसी शहर के बारे में बात कर सकते हैं, इट के बारे में बात कर सकते हैं, दे के बारे में बात कर सकते हैं, या एनी नेम ऑफ प्लेस पर्सन और थिंग के बारे में बात कर सकते हैं। तो वो सब थर्ड पर्सन हो गया। थर्ड पर्सन में ही सिंगुलर और प्लूरल हो सकता है। एक आदमी के बारे में बात करेंगे, बहुत सारे आदमी के बारे में बात करेंगे, एक आदमी के बारे में बात करेंगे तो वो थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर हो गया। बहुत सारे आदमियों के बारे में बात करेंगे तो वो थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर हो गया। तो आते हैं वर्ब। वर्ब क्या है, वर्ब एक ऐसा शब्द है जो इंडिकेट करता है एक्शन को, कोई घटना घट रही हो उसको, या कोई चीज़ स्टेट ऑफ बीइंग में है, या किसी चीज़ के होने की अवस्था का बोध कराए। अब इसको एग्जांपल से समझ लीजिए। जैसे मान लीजिए कहा प्ले, तो प्ले क्या है, एक एक्शन है, एक घटना घट रही, खेलने की घटना, तो ये वर्ब हो जाएगा। किसी काम, किसी घटना या किसी चीज़ के होने की अवस्था को बोध कराता है जो शब्द, वही वर्ब कहलाता है। अब वर्ब के बहुत सारे टाइप्स आपने पढ़े होंगे, सुने होंगे, समझ में नहीं आया होगा कि ये क्या है ट्रांजिटिव, क्या है इंट्रांजिटिव, क्या है एक्शन वर्ब। तो देखिए एक्शन वर्ब जिसमें कुछ काम हो रहा हो, जिसमें कोई एक्शन स्पेसिफाई हो रहा हो, जैसे हम कहेंगे प्ले, रीड, एक्शन वर्ब हो गया। अब ट्रांजिटिव क्या है, ट्रांजिटिव वर्ब का मतलब है ऐसा एक्शन वर्ब जिसमें कुछ ऐसा एक्टिविटी हो रहा हो जो डूएबल हो। डूएबल एक्टिविटी का मतलब है ऐसे वर्ब का हमेशा एक ऑब्जेक्ट होता है। ऑब्जेक्ट का मतलब है जैसे ही प्लेज, तो क्या कोई तो ऑब्जेक्ट होगा जहां वो खेल रहा होगा, फुटबॉल होगा, क्रिकेट होगा, हॉकी होगा, बैडमिंटन होगा। शी राइट्स, शी राइट्स क्या, लेटर, एप्लीकेशन, नोट्स, डायरी, क्या जिस वर्ब को ऑब्जेक्ट की ज़रूरत हो, बिना ऑब्जेक्ट के वो वर्ब अधूरा अधूरा सा लगे, तो उसे हम ट्रांजिटिव वर्ब कहेंगे। इसको फिर से समझिए। हमने कहा शी राइट्स, तो शी राइट्स क्लियर सेंटेंस नहीं लग रहा है। अगर कहेंगे शी राइट्स लेटर, तो लेटर भी लगा दिया हमने, तो ये सेंटेंस स्पेसिफाइड हो गया कि वो क्या लिख रही है। तो राइट्स यहाँ पर क्या हो गया, ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव वर्ब का मतलब है जिसको ऑब्जेक्ट की ज़रूरत हो अपना मीनिंग को कंप्लीट करने के लिए। अब देखते हैं इंट्रांजिटिव। तो चूंकि ट्रांजिटिव पढ़ लिया तो इंट्रांजिटिव उसका उल्टा हो गया, यानी ऐसा वर्ड, ऐसा वर्ब जिसको कंप्लीट मीनिंग देने के लिए किसी ऑब्जेक्ट की कोई खास ज़रूरत नहीं हो। जैसे शी लाफ्स, वह हंसती है,
तो हंसने में किसी और ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो इसी के लिए हम उसको लाफ को इंट्रांजिटिव कहते हैं। इसको इंग्लिश में ऐसे समझेंगे, intransitive verbs are action verbs that always express doable activities. Intransitive verbs doesn't need any intransitive verb doesn't need any object. जैसे she laughs, यहाँ laughs जो है उसको किसी ऑब्जेक्ट की कोई ज़रूरत नहीं है। अगला देखिए, हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलियरी वर्ब। हेल्पिंग का मतलब ये होता है सेंटेंस में वो वर्ब को हेल्प कर रहा है। जैसे ही इज़ गोइंग, तो गोइंग को हेल्प करने के लिए एक वर्ब लगा दिए, उसको बोलते हैं इज। आई हैव डन, तो हैव क्या हो गया, एक हेल्पिंग वर्ब हो गया जो डन के लिए लगा है। डन मेन वर्ब है। मेन वर्ब को हेल्प करने के लिए जो भी वर्ब आए उसको हम हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलियरी वर्ब कहते हैं, सहायक क्रिया। तो इंग्लिश में कहेंगे ऑक्सिलियरी वर्ब्स आर यूज्ड टुगेदर विथ मेन वर्ब टू शो द वर्ब्स टेंस और टू फॉर्म अ क्वेश्चन और अ निगेटिव सेंटेंस। जैसे आई एम प्लेइंग फुटबॉल, यहाँ एम क्या हो गया, फुटबॉल खेलने के लिए। उसी तरह से वाज शी ईटिंग मैंगो, क्या वह मैंगो खा रही है, तो वाज क्या हो गया, क्वेश्चन बनाने के लिए हमने वाज को पहले रख दिया और वाज इज यूज्ड टू मेक क्वेश्चन, यानी हमने पहले भी पढ़ा ऑक्सिलियरी वर्ब्स और हेल्पिंग वर्ब्स आर यूज्ड टुगेदर विथ मेन वर्ब, यानी ऑक्सिलियरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब के साथ उपयोग में लाया जाता है टू फॉर्म अ क्वेश्चन और निगेटिव सेंटेंस या टू शो वर्ब का टेंस कि कौन से टेंस में है। आई वाज रीडिंग या आई एम रीडिंग, तो वाज या एम क्या हुआ, वर्ब के टेंस को डिसाइड कर रहा है। या टू फॉर्म अ क्वेश्चन, जैसे वाज शी ईटिंग अ मैंगो। तो ऑक्सिलियरी वर्ब और हेल्पिंग वर्ब आई होप आप समझ गए होंगे। स्टेटिव वर्ब, स्टेटिव वर्ब कैन बी रिकॉग्नाइज्ड बिकॉज दे एक्सप्रेस अ स्टेट rather than an action. दे एक्सप्रेस अ स्टेट, स्टेट का मतलब अवस्था, राज्य नहीं। अवस्था यानी मानसिक अवस्था, जैसे कोई थॉट है, सेंस है, सेंस रिलेशनशिप है, इमोशन है, थॉट है, तो उन सभी चीज़ों को यह एक्सप्रेस करता है। एग्जाम्पल के तौर पर समझ लेते हैं, लाइक, सीम, प्रेफर, अंडरस्टैंड, डाउट, नो, बी, हैव। अब इसको और अच्छे से समझते हैं। जैसे हमने कहा ही सीम्स टू बी इन ट्रबल, वह दिखता है, कैसा दिखता है कि वह लगता है किसी ट्रबल में है। तो सीम्स क्या है यहाँ पर, एक स्टेट यानी अवस्था को दिखा रहा है, किसी के अवस्था का बोध करा रहा है। आई लाइक टू हैव सम आइसक्रीम, मैं पसंद करूँगा आइसक्रीम खाना। आई डाउट दैट आई विल पास, इसका मतलब हुआ मुझे डाउट है कि मैं पास कर पाऊँगा। तो डाउट क्या है, एक ऐसा वर्ब है जो स्टेट ऑफ बीइंग को बताता, स्टेट को बताता है, अवस्था को बताता है, इमोशन को बताता है, किसी थॉट्स को बताता है। तो स्टेटिव वर्ब हम उसी को कहेंगे कि दे एक्सप्रेस अ स्टेट रेदर देन एन एक्शन, किसी अवस्था को बताता है बजाय कोई एक्शन हो रहा है उसको, इसी के लिए उसको हम स्टेटिव वर्ब कहते हैं। मोडाल वर्ब, मोडाल वर्ब क्या है, एक्चुअली ऑक्सिलियरी वर्ब ही होता है। ऑक्सिलियरी वर्ब हम पहले पढ़ चुके हैं। दैट आर यूज टू एक्सप्रेस एबिलिटी, पॉसिबिलिटी, परमिशन, ऑब्लिगेशन, ऐसा वर्ब जो यूज किया जाता हो एबिलिटी को, पॉसिबिलिटी को, परमिशन को और ऑब्लिगेशन को। जैसे आई कैन डू, तो क्या हो गया, ये कैन एबिलिटी को व्यक्त कर रहा है कि मैं कर सकता हूँ। इट मे रेन टुडे, मे क्या हो गया, पॉसिबिलिटी को बता रहा है कि भाई आज बारिश हो सकती है। मे आई कम इन सर, तो मे आई कम इन सर में मे क्या हो गया, परमिशन को बता रहा है। तो मोडल वर्ब उसको बोलेंगे जो ऑक्सिलरी वर्ब होगा और उसको उसका यूज एबिलिटी, पॉसिबिलिटी, परमिशन को एक्सप्रेस करने के लिए किया जाएगा। जैसे कैन है, कुड है, मे, माइट, शैल, शुड, ये सब मॉडल वर्ब हो गया। ये बेसिक डेफिनेशंस हम लोग पढ़ रहे हैं ताकि मॉडल वर्ब कभी कोई चर्चा करे तो हमें कोई कन्फ्यूजन ना हो।
इसके लिए हम लोग बेसिकली पढ़ रहे हैं, अभी इसका डिटेल फिर बाद में पढ़ेंगे हम लोग, जब ग्रामर डिटेल में पढ़ेंगे तब। फ्रेजल वर्ब, फ्रेजल वर्ब क्या है? एक सिंगल वर्ड नहीं होगा, उसमें कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स होगा और ओरिजिनल वर्ब से उसका मीनिंग बिल्कुल बदल जाएगा, उसको बोलते हैं फ्रेजल वर्ब। फ्रेजल वर्ब ऑफन गिव्स द वर्ब अ न्यू मीनिंग। फ्रेजल वर्ब जिसमें वर्ब तो होगा ही, बट वर्ब के साथ और भी शब्द होगा, लुक प्लस आफ्टर। लुक का मतलब होता है देखना, आफ्टर का मतलब होता है बाद में। तो अगर इसको हम शब्द का हिंदी अनुवाद करें तो लुक आफ्टर का मतलब होता है बाद में देखना, बट ये तो गलत हो गया, क्योंकि हमने फ्रेजल वर्ब में पढ़ा कि फ्रेजल वर्ब्स आर नॉट सिंगल वर्ड्स, दे आर कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स दैट आर यूज्ड टुगेदर टू मेक अ डिफरेंट मीनिंग टू दैट ऑफ द ओरिजिनल वर्ब। इसका मतलब हुआ कि फ्रेजल वर्ब एक से अधिक शब्दों का समूह है जो साथ मिलकर वर्ब के वास्तविक मीनिंग से हटकर एक अलग ही मीनिंग दे देता है। जैसे लुक आफ्टर में हमने कहा कि अरे यार लुक आफ्टर का मतलब तो होता है, लुक मतलब देखना, आफ्टर मतलब बाद में देखना। नो, लुक आफ्टर का मतलब होता है देखभाल करना, केयर करना। जैसे शी लुक्स आफ्टर हर ओल्ड मदर मीन्स शी टेक्स केयर ऑफ हर ओल्ड मदर। क्लियर है? अब आते हैं इर्रेगुलर वर्ब। इर्रेगुलर वर्ब क्या है और रेगुलर वर्ब क्या है? प्ले प्लेड प्लेड, वर्क वर्कड वर्क, लिसन लिसेंड लिसेंड, यानी जिसमें ईडी लगाकर हम V2 और V3 उसका बना सके, यानी पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल बना सके, उसको हम बोलेंगे रेगुलर वर्ब। लेकिन इरेगुलर वर्ब उसको ईडी लगाकर हम पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल में चेंज नहीं कर सकते हैं। जैसे गो, तो गोड गोड नहीं कर सकते हैं, गो को हम वेंट और गॉन में बदल देंगे। बी वाज बीन, बिगिन बिगैन बिगन, इसी के लिए ये सारे वर्ड्स हो गए इरेगुलर वर्ब। तो रेगुलर और इरेगुलर वर्ब में फ़र्क यही है कि रेगुलर वर्ब में हम ईडी लगाकर उसका पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल बना सकते हैं। इरेगुलर वर्ब में पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल बनाने के लिए, यानी V2 और V3 बनाने के लिए उसका रूप कंप्लीटली चेंज हो जाता है, हम ईडी लगाकर उसको नहीं बना सकते हैं। तो यही रेगुलर और इरेगुलर वर्ब में फ़र्क है। फाइनाइट, फाइनाइट क्या है? फाइनाइट का मतलब होता है डेफिनिट, डेफिनिट को ही शॉर्ट फॉर्म में फाइनाइट कहते हैं। डेफिनिट मतलब मेन वर्ब, जैसे शी नोज इंग्लिश, तो मेन वर्ब क्या हो गया? नोज। ही प्लेज फुटबॉल, तो प्लेज क्या हो गया? फाइनाइट वर्ब हो गया। अब नॉन फाइनाइट वर्ब क्या है? नॉन फाइनाइट का मतलब है जिसको हम इंडिपेंडेंटली, वह वर्ब जिसको इंडिपेंडेंटली यूज़ कर सकें और उसमें नंबर और पर्सन ऑफ द सब्जेक्ट का कोई मतलब ना हो, यानी व्हेन अ वर्ब इज यूज्ड इंडिपेंडेंटली एंड which doesn't have any effect on number and person of the subject, then verb is called non finite verb. non action verb बोलेंगे उसको, not definite verb, जैसे she liked। नॉन फाइनाइट को हम ऐसे समझते हैं कि नॉन फाइनाइट वर्ब वह वर्ब है जो वाक्य में दिखता तो वर्ब की तरह है, लेकिन उसका इस्तेमाल वाक्य में सब्जेक्ट की तरह होगा या ऑब्जेक्ट की तरह होगा या कॉम्प्लीमेंट के तौर पे होता हो। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे इसको हम अच्छे से समझते हैं, वॉकिंग हेल्प्स हिम इन मेंटेनिंग गुड हेल्थ। यहाँ वॉकिंग क्या है? वॉकिंग एक सब्जेक्ट के रूप में आया है कि वॉकिंग उसको हेल्प करता है इन मेंटेनिंग गुड हेल्थ। उसी तरह से आई लाइक वॉकिंग, तो आई लाइक मैंगो, उसी तरह से आई लाइक वॉकिंग। तो मैंगो क्या है? ऑब्जेक्ट है, उसी तरह से वॉकिंग क्या है? ऑब्जेक्ट है, बट दिखता है या वर्ब की तरह। तो हमने पहले ही कहा डेफिनेशन में कि नॉन फाइनाइट वर्ब वह वर्ब है, नॉन फाइनाइट वर्ब वह वर्ब है जो वाक्य में दिखता तो वर्ब की तरह है, लेकिन उसका इस्तेमाल वाक्य में सब्जेक्ट की तरह होगा या ऑब्जेक्ट की तरह होगा या कॉम्प्लीमेंट की तरह होगा। जैसे आई लाइक वॉकिंग, तो आई लाइक वॉकिंग में वॉकिंग क्या हो गया? एक ऑब्जेक्ट की तरह यूज हुआ है। लाइक क्या हो गया? मेन वर्ब हो गया। नॉन फाइनाइट का भी 3 कैटेगरी होता है, इन्फिनिटिव, जीरंड एंड पार्टिसिपल, जो हम बाद में नॉन फाइनाइट के चैप्टर में पढ़ेंगे। फिलहाल मैंने आपको बेसिक डेफिनेशंस ऑफ ग्रामर रिलेटेड वर्ड्स और ट्रांसलेशन रिलेटेड वर्ड्स मैंने आपको बता दिया है, ताकि ग्रामर और ट्रांसलेशन के चैप्टर्स पढ़ते समय अगर ये वर्ड्स आए तो आप इस कंफ्यूजन में ना हो ऐसे वर्ड्स का मीनिंग क्या होता है।
आई होप मैंने बहुत सारे कीवर्ड्स जो ग्रामर एंड ट्रांसलेशन से रिलेटेड है उनको मैंने कवर किया है। फिर भी अगर आपको लगता है कुछ छूट गया हो, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आकर बताएं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, अगर चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए जानकारी के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।